स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। चौथे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 1717 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चौथे फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 62.73% वोटिंग हुई है, जिसमें कि सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में 75.91% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम जम्मू कश्मीर में हुई है। जम्मू कश्मीर में 36.54% वोटिंग हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। 1987 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे पहले जिक्र किया जाए तो 46% वोटिंग परसेंटेज रहा था 1946 में, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रहा और इस साल वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हुआ है जम्मू कश्मीर में। हालांकि चौथे चरण के मुताबिक सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा है जम्मू कश्मीर में। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई और बदलाव के संकेत यहां पर दिख रहे हैं। कश्मीरी प्रत्याशी के लिए यहां पर वोटिंग हुई है और कश्मीरी पंडित भी काफ़ी तादाद में वोट करने पहुंचे। वहीं 54 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक भी वोट देने के लिए पहुंची। 105 साल की महिला जो कि वोट देने के लिए यहां पर पहुंची और एक तरह से ये रिकॉर्ड है किस तरह से लोगों में उत्साह वोटिंग को लेकर। जम्मू कश्मीर में सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और यहाँ पर लगातार काफ़ी मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 36.54% मतदान हुआ और ऐसे में ये कहा जाए कि अब जम्मू कश्मीर की जनता भी बदलाव चाहती है। हालांकि लोगों को घरों से निकालना भी एक चुनौती था, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और वहीं ये तस्वीरें देखिए, साउथ एक्टर भी मतदान करने पहुंचे। पहली तस्वीर चिरंजीवी की, जूनियर एनटीआर दूसरी तस्वीर में, अल्लू अर्जुन तीसरी तस्वीर में मतदान करते हुए दिख रहे हैं। श्रीकांत चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पहुंचे। और वहीं कोरावनी कोरावनी पहुंचे मतदान करने के लिए और एसएस राजा मौली भी मतदान केंद्र की तरफ रुख करते हुए दिख रहे हैं। और अब ये 10 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल करके पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली माफ़ कीजिएगा, 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर राव साहिब की आपको दिखा रही हैं। दूसरी तस्वीर ओवैसी की, हैदराबाद में अपने मत का इस्तेमाल किया है। तीसरी तस्वीर सुब्रत पाठक की आपको दिखा रही हैं और चौथी तस्वीर सावित्री ठाकुर। साक्षी महाराज भी आज अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें कि साक्षी महाराज खुद चुनावी मैदान में भी है। विजय साई रेड्डी भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। मोहन यादव भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। जितिन प्रसाद भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मत का इस्तेमाल किया और उसके बाद विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए। के लक्ष्मण भी पोलिंग बूथ पर पहुंच करके अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है और उसके बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकाल करके स्याही का निशान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। तो ये 10 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देखिए, जीतन रेड्डी और इसके साथ साथ जगन मोहन रेड्डी भी दिख रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे। वहीं एन इंद्रसेना रेड्डी तीसरी तस्वीर में, गिरिराज सिंह चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं मतदान करने के लिए पहुंचे। सुरेश कुमार खन्ना मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं चौथे चरण की वोटिंग। और के माधवी लता भी मतदान करने के बाद यहां पर साइन दिखाते हुए नजर आ रही हैं। और एम वेंकैया नायडू मतदान केंद्रों में पहुंचने के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अब ये 6 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर आज वोटिंग होनी थी। बिहार की पहली तस्वीर आपको दिखा रही हैं जहां जनता
अपने घरों से बाहर निकली है, अपने मत का इस्तेमाल किया। हालांकि अगर बिहार के वोटरों का जिक्र किया जाए तो बिहार के वोटरों में उदासीनता बेहद ज्यादा देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की आपको दिखा रही है, तीसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की, चौथी तेलंगाना और पांचवी ओडिशा, छठी और आखिरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की, जहां पर वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा है। तो ये अलग अलग जगह की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों की। चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं, लेकिन चौथे चरण में 62.73% मतदान हुआ है। हालांकि ये सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जो पहले 3 चरण में मतदान हुआ वो भी कम ही परसेंटेज रहा है। अब ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सबसे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री की तस्वीर आप देख पा रही हैं, जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे, विजय कुमार सिन्हा। दूसरी तस्वीर बीजेपी उम्मीदवार की आपको दिखा रहे हैं, जो कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची थी, पंकजा मुंडे। तीसरी तस्वीर अधीर रंजन चौधरी की आप देख पा रहे हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। चौथी तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव ने भी आज अपने मत का इस्तेमाल किया है। पांचवी और आखिरी तस्वीर रामचरण की आपको दिखा रही हैं, जो कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। रामचरण अभिनेता हैं। और पीएम मोदी आज काशी पहुंचे। उन्होंने रोड शो की शुरुआत बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शाम 5 बजे शुरू की। वो 80 के रास्ते गौदलिया से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पीएम मोदी दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लेंगे। पूरे रोड शो के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और कल पीएम मोदी वाराणसी से नामांकन भरेंगे। तो पीएम मोदी आज काशी पहुंचे और ये भव्य रोड शो करते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लेंगे। कल उन्हें नामांकन भरना है काशी से। तो पीएम मोदी के इस रोड शो में लाखों की तादाद में लोग जुटे। गजब उत्साह यहां पर दिखा। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान किए गए पीएम मोदी के स्वागत में। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से पीएम मोदी रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए और बनारस की जनता यहां पीएम मोदी को अपने कैमरे में कैद होती हुई दिखाई दी। वाराणसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी भी आप देख पा रही हैं। तीनों ही अपने हाथों में अपनी पार्टी का चिन्ह लिए हुए, यानी कि कमल लिए हुए नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं, साथ ही कमल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट डालिए। अपने संसदीय क्षेत्र काशी में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोड शो कर रहे हैं। फिलहाल रोड शो जो है 9-9:30 बजे तक होगा। धीरे धीरे कर मुख्य मार्ग से होता हुआ काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। जनता का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। न केवल सड़कों पर लोग खड़े हैं, बल्कि अपने अपने घरों की छतों पर भी लोग खड़े हुए हैं ताकि पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक देख सके। और जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं, जो भारी तादाद में जनता पहुंची हुई है, ये जनता बनारस की ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र की भी जनता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रोड शो कर रही हैं। 5 से 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो की शुरुआत करीब 5:30 बजे के आसपास हुई थी और अब धीरे धीरे काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मदन मोहन जुड़ चुके हैं। मदन, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रही हैं और आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? पीएम नरेंद्र मोदी के कितने देर और चलेगा ये रोड शो? और लगभग 4.5 किलोमीटर का जो है कहा गया था। प्रधानमंत्री जो है यहाँ से मतलब
पे मैं मौजूद हूँ। ये सुनारपुरा का इलाका कहता है, यहाँ से लगभग आधे घंटे पहले निकले हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है कि पीएम जो है विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन पूजन करेंगे। तो इसके पहले कहा जाए तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं तो हर हर महादेव के जयकारों के साथ जो है पीएम का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। तो तमाम जो है तस्वीरें आपने देखी, न्यूज इंडिया चैनल अपने चैनल के माध्यम से जो है उन तस्वीरों को दिखाया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा जाए तो जब जनता से जब वो निकले तो पंडित मोहन मालवीय जी के उस पर माल्यार्पण कर करके तस्वीर पे, तो उसके बाद जो है जो रोड में जो चारों तरफ अगर कहा जाए तो जो लोग मौजूद थे लाखों की संख्या में मौजूद थे और हर जगह पर जो है कुछ वर्षा करके कहीं तनाव से कहीं सैनार बादल से और तमाम वेशभूषा के साथ जो मौजूद थे उन्होंने पीएम का स्वागत किया। तो इस समय पीएम जो है जो जानकारी मिल रही है कि पीएम का जो है वो विश्वनाथ मंदिर जो है पहुंच चुके हैं। मुझे इसके बाद जो है वो दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद जो है वो सीधे कहा जाए मैदागिन और लौराबीर होते हुए जो है वो सीधे कैंट जाएंगे। कैंट से जो है मटगा होकर के वो BLW गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो आज का कार्यक्रम जो है फिलहाल यही है। अभी फिलहाल जो है पीएम जो है कहा जाए तो विश्वनाथ मंदिर में मौजूद है। जी बिल्कुल मदन मोहन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा था 10 लाख के करीब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो कितनी तादाद में लोग इस रोड शो का हिस्सा बने? देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए कि जिस तरह से कहा जाए कि 10 लाख लोगों की भीड़ जो इकट्ठा होने की बात कही गई थी, वहीं अगर हम बात करें तो आपको लंका से लेकर के विश्वनाथ मंदिर तक दोनों तरफ जो है कहा जाए तो काफी संख्या में से अनुमान लगाना तो हालांकि मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बातें की गई थी, जिस तरह से वो जो भीड़ देखी गई, जो भीड़ का नजारा था, जो लोग जो पीएम के साथ में चल रहे थे और लगभग कहा जाए तो पीएम के आने से 2 घंटे पहले से लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो है ना लगभग जो है 10 लाख के आसपास की जो है ना भीड़ जो है इस यहाँ पे मौजूद थी। और सिर्फ कहा जाए तो इस भीड़ में जो है यहीं के लोग नहीं, पंजाब गुजरात से भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे जो कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उनको ये मालूम हुआ कि आज जो है कहा जाए तो मोदी का रोड शो है, तो वो जो है वो रुक गए कि आखिर और ये तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए। तो विश्वनाथ धाम में रोड शो का समापन हुआ है और समापन के बाद यहाँ पर विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्हीं के ठीक पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी आप देख पा रहे हैं। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। काशी में करीब 2.5 घंटे तक रोड शो किया और रोड शो के बाद अब समापन के बाद पहुंचे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्वनाथ धाम में रोड शो समापन के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी और यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं। द्वार पर बैठे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और भगवान से आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने पूरे विधि विधान के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हुए और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। कल उनका नामांकन होना है और ऐसे में भगवान का आशीर्वाद लेना पीएम मोदी नहीं भूलते हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद हैं। न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना चल रही है। काशी विश्वनाथ के इस दरबार में बाबा से यही कामना और ऐसे में पूरे देश की उन्नति हो, विकास हो, यही मंगल कामना के साथ भगवान का पूजन करते हुए तो कल उन्हें नामांकन भरना है बनारस की सीट से और उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तस्वीरों में आप सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी तो देख ही पा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ पीछे मौजूद हैं, हाथ जोड़ करके बाबा का आशीर्वाद ले रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं और कल का दिन बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कल नामांकन दाखिल करेंगे। कल सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचेंगे अस्सी घाट, जहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, आरती में शामिल होंगे, फिर काल भैरव के दर्शन करेंगे और फिर पहुंचेंगे शुभ मुहूर्त में 11:30 बजे के करीब नामांकन दाखिल करने के लिए। इस दौरान पीएम मोदी के साथ तमाम दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विश्वनाथ धाम की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान के साथ शिद्दत के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाबा की कामना कर रहे हैं,
आशीर्वाद ले रही हैं, क्योंकि कल का दिन बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब काशी पहुंचे हों और बाबा के दरबार ना पहुंचे हो। इससे पहले जब जब पीएम नरेंद्र मोदी काशी नगरी पहुंचे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, तो बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। पहले मेगा रोड शो, करीब 2.5 घंटे तक रोड शो चला है। अब 2.5 घंटे के रोड शो के समापन के बाद बाबा के दर पर पहुंचे हैं। बाबा के दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, बाबा से आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि कल बेहद ही महत्वपूर्ण दिन पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार की सुबह पहले अस्सी घाट पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, आरती कर रहे हैं पीएम मोदी। और कल भी अस्सी घाट पर पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद आरती करते भी नजर आने वाले हैं। फिर पहुंचेंगे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। काल भैरव का आशीर्वाद लेकर नामांकन के लिए रवाना होंगे और वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर से, जहां पर भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे यहां पर। तो ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें काशी विश्वनाथ के दरबार से, जहां पर पीएम मोदी विशेष पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। कल उन्हें अपना नॉमिनेशन फाइल करना है और उससे पहले बाबा के दरबार में पूरी आस्था विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि बाबा के दरबार में पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा का आशीर्वाद बेहद ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी शुभ काम करने से पहले अक्सर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। जब भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं तो बाबा का आशीर्वाद लिए बिना वहां से वापस नहीं लौटते हैं। और ये वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि नामांकन से पहले देखिए, हिंदू संस्कृति में एक कहावत भी है या माना भी जाता है, आस्था भी लोग रखते हैं कि जब भी कोई शुभ काम करना हो तो उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि बाबा के आशीर्वाद के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ जब हम अपने काम करते हैं तो उन कामों में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल नामांकन दाखिल करेंगे, तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे। तो ऐसे में नामांकन दाखिल करने से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। कल भी काल भैरव के दर पर पहुंचेंगे, काल भैरव का भी आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद यही कि मन में जो इच्छा है, दृढ़ संकल्प जो लिया है, देश की सेवा का संकल्प जो लिया है, वो संकल्प पूरा करने की हिम्मत भगवान हमें दे। देखिए, जब पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में पहुंचे थे तो उनके स्वागत में तमाम तैयारियां की गई थी। डमरू वादन, शहनाई वादन, शंखनाद से मोदी का स्वागत किया गया था। रोड शो का समापन हो चुका है और फिलहाल बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता मदन मोहन से। मदन, तो जिस तरह से हमने देखा कि बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें और क्या जानकारी उनसे जुड़ी हुई? विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर रहे हैं और दर्शन पूजन करने के बाद जो है वो सीधे यहाँ से वो निकलेंगे और कहा जाए कि गेट नंबर 4 से मैदागिन होते हुए वो सीधे कहा जाए तो कैंट होकर के जो है उमरवाड़ी पहुंचेंगे और वहाँ से सीधे जो है वो बनेका गेस्ट हाउस जाएंगे, जहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। अभी जो फिलहाल ये जानकारी बजे, हालांकि जब नामांकन करेंगे तो सूर्योदय से पहले जो है पीएम का कहा जाए तो अस्सी घाट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि जो समय बताया जा रहा है लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच जो है पीएम अस्सी घाट
घाट पहुंचेंगे और सुबह में जो है वो गंगा स्नान करेंगे। तो जो है उसके बाद सुबह बनारस जो कहा जाता है अस्सी घाट का, यानी कि जब गंगा स्नान करने के बाद जब माँ गंगा की जब आरती करेंगे, उसके बाद सामने जब सूर्योदय होगा तो एक अलौकिक नजारा अस्सी घाट से नजर आता है। तो कहा जाए तो सुबह बनारस का जो है प्रधानमंत्री जो है वो कहा जाए तो वो दीदार भी करेंगे और उसके बाद जो पूजा अर्चना के बाद जो है वो बाबा काल भैरव के दरबार पहुंचेंगे। यानी कि कहा जाता है कि काशी के कोतवाल, काशी में अगर कोई भी अगर प्रवेश करता है तो बिना उनके इच्छा से, बिना उनकी इजाजत से जो है वो काशी में रह नहीं सकता है। तो इसके बाद जो है बाबा विश्वनाथ का जब दर्शन करने के बाद कल नरेंद्र मोदी काल भैरव का दर्शन करने के बाद जो है वो नामांकन स्थल की ओर जो है प्रस्थान करेंगे। तो ऐसे में कहा जाए कि शुभ मुहूर्त से जो है 11:40 का मुहूर्त जो है पंडित गणेश्वर दत्त शास्त्री के द्वारा निकाला गया है। वो शास्त्री जी जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी जो है मुहूर्त निकाला था, उन्होंने जो है एक मुहूर्त निकाला। उस मुहूर्त के तहत जो है पीएम जो है वहां पे जाएंगे और नामांकन करेंगे। उनके साथ अगर हम बात करें पीएम के साथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी होंगे। उसके बाद जो है भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है उनके साथ मौजूद होंगे, एनडीए गठबंधन के लोग जो है मौजूद होंगे। तो इस तरह से कहा जाए तो कल जो है प्रधानमंत्री का जो है नामांकन होना है। प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार जो वाराणसी संसदीय सीट से जो है वो लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और उसके बाद जो है लगातार जो है पीएम जो है यहाँ पर जो है आ रहे हैं और जब भी काशी आते हैं तो अपनी काशी का करके बात करते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर कहे तो अगर हम बात करें तो काशी की जनता भी जो है प्रधानमंत्री का उसी तरह से स्वागत करती है। तो आज जो है प्रधानमंत्री का जो है भव्य रोड शो था, उसके बाद जो है कल वो नामांकन करेंगे और ये इंतजार रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जाए प्रधानमंत्री जो है काशी में जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, तमाम उन योजनाओं को के हैं, तो उसको लेकर के जो है भाजपा के जो लोग हैं वो कहा जाए तो घर घर तक उनकी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। और इस बार का जो उनका टारगेट है कि 10 लाख से ज्यादा जो है वो यहाँ पर जीते, उसको कैसे साकार करे, उसको लेकर के प्रधानमंत्री भी जो है कल कहा जाए तो भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। तो ये जो है समय जो है हो सकता है कि जिस समय है नामांकन के पहले जो है रुद्रनाथ कन्वेंशन सेंटर में पीएम जो है इनके साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो ये सूचनाएं हैं। हालांकि कल के जो है तो वो शुभ मुहूर्त में जो है पीएम जो है गंगा स्नान करने के बाद जो है वो पूजा अर्चना करेंगे, माँ गंगा की आरती करेंगे। उसके बाद आगे का कोई भी कार्यक्रम जो है वो निर्धारित होगा। जी बिल्कुल मदन, देखिए आपने पूरी जानकारी साझा की कि अब क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, कल के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। और आप जब जानकारी साझा कर रहे थे तो आपने बताया कि काल भैरव के दर्शन करेंगे और काल भैरव के दर्शन करने के बाद नामांकन दाखिल करेंगे शुभ मुहूर्त में। वो शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है, समय क्या होगा, वो कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैंने जैसा पहले भी बताया कि ये 11:40 का वो शुभ मुहूर्त है जो पंडित गणेश्वर दत्त शास्त्री के द्वारा जो है वो मुहूर्त निकाला गया है। पंडित गणेश्वर दत्त शास्त्री वो शास्त्री हैं जिन्होंने राम मंदिर का जो है शिलान्यास का और उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है शुभ मुहूर्त निकाला था और उसी मुहूर्त के तहत जो है वहाँ पे पूजा पाठ की गई थी। तो पंडित गणेश्वर दत्त शास्त्री के द्वारा जो है 11:40 का जो है मुहूर्त निकाला गया है। उस मुहूर्त के तहत जो है पीएम जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बता दें पीएम मोदी ने बिहार में धुआंधार चुनावी रैली की। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने इंडी गठबंधन और उसके सहयोगियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल डरे हुए हैं, उन्हें सपने में पाकिस्तान का एटम बम दिखता है। पीएम ने आरजेडी पर हमला बोला और कहा कि आरजेडी के दौर में बिहार में अपहरण, हत्याएं और घोटाले ही होते थे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही रिपोर्ट कार्ड है। आरजेडी के पास अपराध, अत्याचार की इतनी बड़ी विरासत है, वो इसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं,
इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। कोई मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है। ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडी गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। आप मुझे बताइए, ऐसे स्वार्थी लोग क्या राष्ट्र रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कड़े फैसले ले सकते हैं क्या? साथियों, हमने अभी चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है। भारत अंतरिक्ष में इससे भी आगे जाए, भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ये 24 के इस चुनाव से तय होने वाला है। और आपने देखा होगा, हम तो जमीन से जुड़े इंसान हैं, तो चंद्रमा पर भी हमने नाम क्या रख दिया? शिव शक्ति रख दिया। तो उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। शाह ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए। ये उद्धव ठाकरे एंड कंपनी अलग अलग बातें करके चुनाव को गुमराह करती है। शरद राव गुमराह करते, मगर पालघर वालों में कहने आया हूं, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव जो है देश के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये चुनाव है भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। और ये चुनाव है, मेरी गरीब आदिवासी समाज की बहनें आई हैं, वो माताओं बहनों को 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का ये चुनाव है। भाइयों बहनों, ये सारे इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए, उनका एक ही काम है, सुबह शाम मोदी जी को गाली देना। मगर इस तरह से देश नहीं चलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में चुनाव रैली में बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने अग्निवीर के मसले पर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार अग्निवीर के खिलाफ है और वहीं जवानों का पैसा डिफेंस डील के जरिए अडानी को जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी खुद रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में आपको 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक में 1 लाख रुपए जाएंगे, 8,500 रुपए महीने के टगाटक अंदर। करोड़ों युवा लाखपति बनेंगे, करोड़ों महिलाएं लाखपति बनेंगी, किसानों को सही दाम मिलेगा, कर्जा माफी होगी, मजदूरों को आज 250 रुपए देते नरेंद्र मोदी मनरेगा में, 4 जून के बाद 400 रुपए हो जाएगा। और आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो हैं, हम जानते हैं आपको कम पैसा देते हैं नरेंद्र मोदी, आपकी आमदनी 4 जून के बाद दुगनी होने जा रही है। और आखिरी बात युवाओं के लिए, भाई और बहनों, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं खाली पड़ी हैं। जून 4 के बाद काम शुरू हो जाएगा, 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरियां आपके हवाले कर दी जाएंगी। उधर बिहार के पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी नेता लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने नॉमिनेशन किया है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के आला नेता भी मौजूद रहे। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी नेता मीसा भारती दोबारा से चुनाव लड़ रही है। पहली बार मीसा भारती बीजेपी नेता रामकृपाल यादव से चुनाव हार गई थी। इस बार भी दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मीसा भारती को जीत मिलेगी या फिर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव हैट्रिक लगाएंगे। आपको बता दें कि मीसा भारती ने नॉमिनेशन से पहले मैनर में पूजा अर्चना भी की थी, भगवान का आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंची। 1.5 किलोमीटर के लिए उनको हेलीकॉप्टर से सड़क पे उतरना पड़ा। और ये क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि 10 वर्षों से उन्होंने कोई काम किया नहीं है। 2 बार इनको मौका मिला और तेजस्वी ने जो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी दे करके मोदी जी को हेलीकॉप्टर से सड़क पर उतार दिया। पंजाब के पटियाला लोकसभा सीट से बीजेपी नेता परनीत कौर ने नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर परनीत कौर बेहद उत्साहित दिखे। परनीत कौर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई है। परनीत कौर का मुकाबला आप नेता बलबीर सिंह से है। नामांकन दाखिल करते समय 4 बार की सांसद परनीत कौर के साथ उनके बेटे रनिंदर सिंह, बेटी जयेंद्र कौर और बीजेपी नेता भी मौजूद थे। इससे पहले वो कांग्रेस में थी और देश की विदेश राज्य मंत्री रह चुकी हैं। आपको बता दें कि पंजाब की 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। तो उधर बिहार के समस्तीपुर जिले के 2 लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। शाम के 6 बजे मतदान खत्म हो गया है। सभी मतदान कर्मी ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन को सील करके उन्हें स्टॉक रूम में रखने के लिए फिर रवाना हो चुके हैं। कई मशीनें स्टॉक रूम में रखी जा चुकी है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर इस बार जेडीयू के 2 मंत्रियों के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी की बेटी साम्फी चौधरी और एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 56.36% रहा। है समस्तीपुर के अंदर 2 लोकसभा सीट थी, एक सुरक्षित समस्तीपुर तो दूसरा उजियारपुर, जहां दोनों जगह पे पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान इस वक्त संपन्न हो चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मतदान जो कर्मी है वो पूरी तरह से ईवीएम और वीवीपैट और कागजातों को पूरी तरह से सील करके कहीं ना कहीं अब जो है स्ट्रांग रूम की तरफ वो लेके निकलेंगे। और आपको बता दें कि समस्तीपुर के अंदर जो कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका नसीब इस वक्त ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो चुका है, और 12 प्रत्याशी जो मैदान है जिसमें 2 प्रत्याशी के बीच मुकाबला है, और वो मुकाबला दोनों मंत्री के पुत्र और पुत्रियां आमने सामने हैं। और देखा जाए तो बिहार सरकार के कैबिनेट के मंत्री, जहां एक तरफ अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी है, तो दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी मैदान में है इंडिया गठबंधन की तरफ से। और यहाँ पे जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। तो वहीं उजियारपुर की बात कर ले तो उजियारपुर के अंदर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में है, और उनमें से जहां एक तरफ गिरिराज मंत्री नित्यानंद और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के बीच मुकाबला देखने को मिला है। और अब वहां जो है 13 प्रत्याशियों का जो मत है वो ईवीएम के अंदर कैद हो चुका है। न्यूज़ इंडिया के लिए समस्तीपुर से कैसर खान।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मंडी की। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर जीत का दावा किया है। उन्होंने कुल्लू में कहा कि हमने सदियों से हिमाचल की सेवा की है और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य ने कहा कि हमारी सरकार ने 15 महीने में 3600 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। हम जनता के साथ हैं। हम सबसे बात करते हैं, सबसे वार्तालाप करते हैं और जयराम जी का भी हम बहुत मान सम्मान करते हैं। हम ज्ञान किसी को नहीं देते हैं, सब ज्ञानी हैं, सब अंतर्यामी हैं, सब हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारा जो विज़न है हम उसको जनता के समक्ष रखते हैं, उससे जो है जनता का विज़न अपने को सुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। ये तो जनता जानती है, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। पूरा देश जानता है कि आज़ादी कब मिली और सबसे बड़ी बात वो जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जान दी, कई साल वो जेल में रहे, उनका अपमान जो है वो हमारी भाजपा की कैंडिडेट कर रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुब्रत पाठक ने कहा कि बीजेपी एनडीए गठबंधन 400 पार सीट करेगी। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का आगाज है और चौथे चरण में सबसे हॉट सीटों में से एक कन्नौज में हम इस समय मौजूद हैं। न्यूज इंडिया मौजूद है कन्नौज से। बीजेपी के प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ में है। सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सुब्रत जी, खुशी हो रही है, व्यस्तता से थोड़ी सी निजात मिली या फिर थोड़ा सा ये लग रहा है कि फाइट बहुत कड़ी है? नहीं, देखिए आप ये मान के चलिए कि अभी हम लोगों को निजात नहीं मिली है। हम लोग तो जब तक मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेते तब तक शांत नहीं बैठने वाले। और ये अभी तो चुनाव, इसके बाद चौथा चरण ये समाप्त होगा आज, उसके बाद में फिर पांचवा चरण और फिर उसके बाद में हम लोग छठा और आखिरी चरण तक इसी प्रकार से बढ़ते हुए चले जाएंगे। पार्टी जहां काम सौंपेगी वहां जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत ही काव्यात्मक अंदाज में आप बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी आपसे बातचीत चल रही थी और मुस्कुरा भी रहे हैं आप। देखिए, 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 3 चरणों के बाद क्या लग रहा है, 400 पार बरकरार है या उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ चुका है? अब देखो वो क्या है ना कि मैं खिलाड़ी भी था, मैं व्यापारी भी था और मैं कभी भी हो सकता था, लेकिन होना कुछ और था। मैं राजनेता हो गया है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। प्रभु जो आपको रास्ता दिखाते हैं, आप उसी रास्ते पर आप चलते जाते हैं, आप उसी रास्ते। 400 पार के नारे को लेकर के उस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया आपने काव्यात्मक अंदाज के बीच। नहीं, देखो 400 पार का कोई नारा थोड़ी ना, हकीकत है। और हकीकत जो मोदी जी समझते हैं तो लोग होते हैं। देखो, जब मोदी जी पहली बार 2014 में आए थे, उन्हें 273 प्लस का जो एक नारा दिया गया था, उसी को लोग मजाक समझते थे उस समय के ऊपर। ओके, पागल हो गए हैं। और फिर देखो उससे ज़्यादा लेकर आए। तो फिर उत्तर प्रदेश में एक समय होगा, देखा होगा, जब उन्होंने कह दिया था 2017 में अमित शाह जी ने कि 300 पार। तो फिर क्या हुआ था आपने देख ही लिया था। लेफ्ट लियो तो लेफ्ट। सुब्रत जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी को चेंज किया बीजेपी ने, लेकिन आप कांस्टेंट बने हुए हैं, आपका फेस यथावत था। कुछ तो जादू आपने चलाया होगा। नहीं, कोई जादू नहीं है। देखो, आप पार्टी के लिए काम करते हो और जब निष्ठा से अपने विचारों के लिए काम करोगे तो स्वाभाविक है पार्टी भी आपका ख्याल रखेगी। अब यहाँ पर कोई सैफई घराने, मतलब जिनकी सीटें चेंज की गई उन्होंने निष्ठा से काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हम बहुत काम किया होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा होता ही है ना स्वाभाविक रूप से कि कहाँ क्या स्थिति है, स्थिति के हिसाब से भी कभी कभी। और कोई ज़रूरी नहीं हुआ तो पार्टी का, हमको क्या पार्टी सोच रही है कि सुब्रत को लोकसभा लड़ाना है तो पार्टी लोकसभा लड़ाएगी। पार्टी को लगता होगा नहीं सुब्रत को संगठन में ज़्यादा अच्छा काम करेगा, संगठन में भेज देगी। पार्टी को लगता है नहीं तुमको विधानसभा लड़ो, जाके विधानसभा कर देगी। पार्टी तो पार्टी तय करेगी आपसे क्या काम पार्टी को लेना है, आप थोड़े ना तय करोगे। सुब्रत जी, इत्र के शहर में सियासी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये महक कहाँ तक जाएगी? बीजेपी के पक्ष में जाएगी या फिर सपा के पक्ष में जाएगी? आपको मतदाताओं का रुझान देखकर क्या लग रहा है? देखो, जो सियासी दुर्गंध जो समाजवादी सरकार में जो फैली थी
अब वो सियासी सुगंध में योगी जी और मोदी जी के आने के बाद बदल गई है। और स्वाभाविक है कि जब सुगंधित माहौल होता है तो निश्चित रूप से मस्तिष्क का विकास होता है। जो मस्तिष्क का विकास होता है तो आप ये मान के चलिए फिर अपने आप ही विकास की बयार बहने लगती है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और आते ही उन्होंने 10 गारंटी दी, चौथे चरण के जस्ट पहले ही। क्या लगता है कि गारंटियों का इफेक्ट कुछ आया इस चरण में या फिर नहीं आएगा? अमित शाह जी ने 5 जो सवाल पूछे हैं उसका उत्तर दे दें। और रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी तो आप जानते ही हो कि नंबर 1 के झूठे हैं। वो गारंटी 10 दी है और उसके बाद शराब की लूट की गारंटी कौन देगा? शराब की लूट की गारंटी का आप जिक्र कर रहे हैं। सपा का आरोप है लगातार कन्नौज के लिए कि इत्र की खुशबू वाला शहर अब इस समय बहुत ज़्यादा नज़रअंदाजी से जो है वो गुजर रहा है और इत्र के व्यापार को खासकर ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया। हालांकि इत्र आपने भी लगा रखा है। अखिलेश जी को बताना ये चाहिए साथ में कि 5 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, 10 साल उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, क्या किया इत्र के लिए। संसद में इतनी बार 4 बार सांसद रहे, एक बार भी संसद में इत्र को लेकर कोई बात रखी आपने क्या? किसी भी योजना को लेकर पत्र लिखा क्या? कुछ किया ही नहीं। अब की जब आएंगे तब करेंगे और हर बार आकर अब की कह देंगे। तो अब की कह के थोड़ा ना ये सब होता है। तो अब की कहकर नहीं होता। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ में थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कार्यकाल के दौरान जिस तरीके की बातें उनको कहनी चाहिए थी वो उन्होंने की नहीं और अब जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं। सुब्रत जी, एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा। 400 पार का नारा तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश और खासकर कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है कि अभी तक ऐसा क्या रह गया है जो आगे के 5 सालों में और होना चाहिए? नहीं देखो, अब अभी मान के चलो कि कुछ चीज़ें छूटी जाती हैं तो उनमें से अभी जैसे कुछ लोगों के, गरीबों के ऐसे मकान छूट गए हैं जो अभी तक नहीं बन पाए हैं, ज़रूरी थे, आपकी रोक दी हुई नहीं, बना देंगे। ऐसे करके केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं। प्लस कन्नौज को एक औद्योगिक शहर बनाना है, नोएडा के जैसे कन्नौज का विकास करना है। तो बस यही रोक लियो तो इन्हीं सब कामों को गति देंगे। कन्नौज का तीव्र विकास और त्वरित विकास। तो कन्नौज का तीव्र विकास और त्वरित विकास ये नारा दिया है यहाँ से सुब्रत पाठक ने। निवर्तमान सांसद हैं और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी। अब देखना ये होगा कि जिस टक्कर को वो कुछ भी नहीं मान रहे हैं वो टक्कर आखिरकार टक्कर है भी या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो इस मुकाबले में ट्विस्ट ला दिया है। लेकिन सुब्रत पाठक कह रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक का सफर रोमांचक रहा और मैंने एक एक गुत्थी, एक एक गठबंधन को सुलझाया है और किनारे भी लगाया है और आगे भी देख लूंगा कि क्या होना है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, कन्नौज। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के नामांकन के बाद आयोजित कार्यक्रम में मंच पर ही तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ता को जोरदार धक्का दे दिया। तेज प्रताप का ये रूप देखकर मंच पर मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। इसके बाद वहां मौजूद शक्ति सिंह यादव और अन्य नेताओं ने मामले को संभाला और उस कार्यकर्ता को तुरंत पीछे ले गए। वहीं मीसा भारती ने भी अपने भाई को शांत रहने का इशारा किया। इस वाकये का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फिलहाल 24 के सिंहासन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।